नमस्कार दोस्तों, आज 14 जुलाई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़े इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है विथ पीएम फ्लाइंग टू स्पेस, इंडिया अप्रूव प्लान टू 26 राफेल एम जेट। एक्चुअल में एम जेट जो है वो मैरीन के लिए या नेवी के लिए इसे बुलाया गया है ना। तो 26 एम जेट्स मंगाए जाएंगे राफेल, उसका सौदा किया जाएगा। फ्रांस से हमने पहले भी किया है और जो अभी प्रधानमंत्री हैं वो फ्रांस की यात्रा पे हैं और काफ़ी चीज़ें हुई हैं। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है और काफ़ी मतलब आदर दिया गया है, या एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण डे पे, बास्टिल डे पे गए थे वहाँ पे, जहाँ पे विशेष अतिथि या सम्मानित अतिथि के रूप में उनको बुलाया गया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि जो विदेश संबंध हैं उसमें फ्रांस की हिस्सेदारी क्या है और फ्रांस का कितना रोल है। रसिया के बाद यदि दूसरे नंबर पे यदि कोई देश आता है जिससे हम हथियार आयात करते हैं तो वो फ्रांस है। साथ ही साथ 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था उसके बाद कई देशों ने, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान आदि देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जर्मनी, है ना। पर फ्रांस ही ऐसा देश था जिसने भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाए थे और भारत के साथ कूटनीतिक रिश्तों की बढ़ोतरी की थी। ये जानता था कि ये जो भारत है मतलब इस तरीके का नहीं है, लड़ाकू देश नहीं है या आक्रामक देश नहीं है कि किसी दूसरे के यहाँ आक्रमण करने के लिए इसने परीक्षण किया है, ये अपनी सुरक्षा के लिए किया है। ये जानते हुए फ्रांस ने सपोर्ट किया था। तो रसिया के बाद दूसरा सबसे अच्छा सहयोगी है। दूसरी चिंता यह है कि फ्रांस के साथ जो चीन के रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि फ्रांस के साथ चीन के रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी आज इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो चाइना से कर रहे हैं। तो व्यापारिक रिश्ते अलग होते हैं, कूटनीतिक रिश्ते अलग होते हैं और रणनीतिक रिश्ते अलग होते हैं, है ना। तो ये रणनीतिक रिश्ता हमारा बहुत अच्छा है और इसी पे बात की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कौन कौन से जो हमारे समझौते हुए हैं या कौन कौन से डील हुई हैं, किनमें सहमति बनी है, इसको आपको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो हमें पेज नंबर 10 पे पढ़नी है सीधा, है ना। पेज नंबर 10 पे आते हैं और जो पहली न्यूज़ है एन अनएक्सेप्टेबल वर्डिक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस, है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, जजमेंट बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्लाइनिंग द प्रेयर एन इंटरफेथ कपल इन ए लाइव इन रिलेशनशिप प्रोटेक्शन फ्रॉम पुलिस हैरेसमेंट, है ना। तो इसी पे बात की गई है। ये रिसेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट नेगेट्स द वेरी आइडिया कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इन पर्सनल रिलेशन विच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ अफर्म्ड। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो तात्कालिक हो या हमें नहीं दिखता हो। इनका कहना है, कालेश्वरन राज आपने देखा होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और काफ़ी बहस करते हुए काफ़ी बार दिखते हैं। एक केस था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही मामला था या जम्मू कश्मीर का मामला रहा होगा, उस पर काफ़ी बहस करते ये दिखे थे। इन्होंने लिखा है, तो इनके व्यू को जरूर देखें कि क्या ये कहना चाहते हैं कि क्या जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। इसके बारे में आप जरूर देखें। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। 50वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है ना। और उसके बाद जो काफ़ी जो चीज़ें थी, जो धुंध था या जो पर्दा डला हुआ था या जो एक तरीके से द्वंद्व था कि इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा, वो चीज़ें हटी हैं। तो आप इसे ज़रूर देखें। फिर से मैं कह रहा हूँ, जीएसटी काउंसिल क्या होती है इसको जरूर देखें। इसके बाद है द फर्स्ट जीएसआई सर्वे ऑफ द सियाचिन, पेज नंबर 12, ना। पेज नंबर 12 पे चलते हैं। जो सियाचिन ग्लेशियर है उसका फर्स्ट जीएसआई सर्वे किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लेशियर जो सियाचिन का है उसे आप मैप में जरूर देखेंगे, है ना। इसमें फिंगर की बात की गई है, फिंगर जो है फिंगर 1 फिंगर 2 कहाँ पे है ना। और जैसे P1 पेट्रोलिंग 1 पॉइंट, पेट्रोलिंग 2 पॉइंट कहाँ पे है, तो ये आपको देखना है और अच्छे से इसको आप एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको
मैप में जाके एकदम से जूम करके, या फिर यदि आपके पास ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस होगा उसमें जाके आप उसको नोट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे सिचुएटेड है, देन किस हिमालय रेंज में ये आता है ना। बृहद हिमालय रेंज में है, मध्य हिमालय रेंज में है ना, शिवालिक में है, ये चीज़ें आपको देखनी है और इसको नोट डाउन करके रख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। सियाचिन ग्लेशियर को माना जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है वो, है ना। यह एक तरीके से सबसे बड़ा तनाव वाला क्षेत्र है, जहाँ पे बर्फीले तूफान में भी भारत के जवान वहाँ रहते हैं और उस ग्लेशियर की रक्षा करते हैं या उस बॉर्डर की रक्षा करते हैं। तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है पेज नंबर 14 पे है। पेज नंबर 14 पे है, यूरोपियन पार्लियामेंट आस्क इंडिया टू प्रॉम्प्टली एंड मणिपुर वायलेंस, है ना। तो यूरोप का क्या है ना कि दूसरों के चीज़ों में उंगली करने की आदत है। मणिपुर में हिंसा हुई है, ऐसा कुछ नहीं है कि मणिपुर में हिंसा नहीं हुई है। वहाँ पे जो कुकी समुदाय हैं या जो समुदाय जो बोला जाता है उस वो हैं, और मैती समुदाय के बीच में क्लैशेस हुए हैं। पर क्या यूरोप इससे अछूता है? यूरोप में कई निर्जातीय संघर्ष हो रहे हैं। फ्रांस में संघर्ष हुआ है, यूक्रेन में संघर्ष चल रहा है ना। नारगोनो काराबाख वाला क्षेत्र है, तुर्की के साथ क्षेत्र है, स्वीडन के साथ है, कुर्द लड़ाके हैं। बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जहां पे यूरोप खुद ही फंसा हुआ है ना। तो वो क्या करता है अभी कॉलोनियल पीरियड से, जैसा कि एस जयशंकर ने कहा है, अरिंदम बागची ने कहा है कि वो कॉलोनियल औपनिवेशिक काल के जो मानसिकता है कि हम बॉस हैं, उससे भी निकल नहीं पाया है। तो जब तक वो बॉस वाला सिस्टम से नहीं निकल पाएगा तब तक ऐसी चीजें करता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक हमारा एक डिग्निटी है हमारी, तो उसको बचाए रखना है। लेकिन ये कोई मतलब मुद्दा उठाने का या कोई उंगली उठाने की बात नहीं होनी चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि ये जो आंतरिक मामला है, भारत जिस यूरोप की बात वो कर रहे हैं वैसे वैसे 10 यूरोप यहाँ पे रह जाएं यदि जनसंख्या के मामले में बात करें, उसके बावजूद हमारा भारत बहुत ही स्मूथली चलता है। तो हमारी विविधता में एकता, हमारे संविधान की विशेषता है, हमारे केंद्र सरकार केंद्र राज्य संबंधों की विशेषताएं हैं, तभी वो स्मूथली चलता है। नहीं तो पूरा यूरोप, 4 यूरोप यहाँ पे आराम से लग जाएंगे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यह बोलना कि मणिपुर की हिंसा ज़्यादा भड़क गई है, मानवाधिकारों का वो हो गया है, हिंदुत्व को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, आप जब बढ़ावा देते हो, आपको 2-4 दिन पहले आपको एक वो दिखाया था जहाँ पे इटली या कोई एथेंस की संसद में कुछ हो रहा है और वहाँ पे जो चर्च के प्रीस्ट हैं वो खड़े होते हैं, है ना। पर जब वो करें तो वो आधुनिकता है और हम करें तो ये पुरातन पंथी है। ये दोहरी मानसिकता जो है ये बहुत गंदी है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ें आप मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है यूक्रेन, पेज नंबर 15 पे है, यूक्रेन वार नॉट ए प्रायोरिटी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी से इंडिया, ठीक है। कि G20 प्रेसिडेंसी है तो उसमें यूक्रेन युद्ध को प्रायोरिटी हम क्यों देंगे? और भी कई मुद्दे हैं जिन पे हम विचार कर सकते हैं, तो यूक्रेन युद्ध को प्रायोरिटी देने का कोई मतलब नहीं है, और यही कहा है भारत ने, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 16 पे, इंडियाज 3rd मून मिशन ऑल सेट टू बी लॉन्च टुडे, लॉन्च कर दिया गया है और अपनी कक्षा में पहुंच गया है। वो 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में वो जंप कर जाएगा, है ना। तो ये आपको देख लेना है, इंडिया 3rd मून मिशन को कहाँ से लॉन्च किया गया है, कैसे लॉन्च किया गया है, ये चीज़ें देखनी है। इसका सिग्निफिकेंट क्या है, ये महत्व क्या है कि क्या खोजने गया है, साउथ पोल में गया है, पानी और अन्य खनिजों की खोज में गया है, तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद जो है प्रपोज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लुक फॉर टैप CSR टू एड्रेसिंग फंडिंग कंसर्न, है ना। तो जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है वो CSR टू एड्रेस फंडिंग कंसर्न, है ना, फंडिंग जो चाहिए उसको, उसके लिए बात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं वहाँ से हो सकता है मिल जाए। तो ये मामला किया गया, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेशनल NRF जो है वो क्या है और CSR क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद है पेज नंबर 18 पे, इंडियाज जनवरी जून ट्रेड विथ चाइना डिक्लाइन एमिड स्लो डाउन। एक्चुअल में चीन की जो
निर्यात है, चीन का जो निर्यात है वो 12.5% तक गिर गया है। तो इसमें भी ये हुआ है कि इंडिया जो ट्रेड है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, चालू खाता घाटा है, हो सकता है वो कम हो जाए। तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं, इसको देख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ पढ़नी है, एक ही न्यूज़ है, और इसके पहले मैं आपको कहना चाहूँगा यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। गवर्नमेंट कर्ब्स गोल्ड इंपोर्ट टू चेक राइजिंग शिपमेंट थ्रू इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये गोल्ड इंपोर्ट को कम करने के लिए इंडोनेशिया से बढ़ता जा रहा था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था इंडियन आसियान, तो वो जो एक की रीजन है कि इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन टू बैन शिपमेंट टू सर्टेन गोल्ड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स, कुछ निश्चित उत्पादों को बैन कर दिया गया। जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो क्या होता है कि टैक्स फ्री हो जाता है, तो वहाँ से आसानी से सोना इंपोर्ट किया जा सकता है और वो काफ़ी कम पड़ता है। तो इसके कारण से गवर्नमेंट ने थोड़ा बैन लगाया है या थोड़ा कर्ब किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ने के साथ। धन्यवाद।